नमस्कार। व्यंग के रंग प्रभात के संग में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं आपका साथी प्रभात और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी राधिका। हेलो लिसनर्स। साथियों, हिंदी साहित्य में व्यंग्य विधा का विशिष्ट स्थान है। व्यंग्य विसंगतियों का रचनात्मक प्रस्तुति है और व्यंगकार एक ऑडिटर यानी अंकेक्षक के रूप में हमारे आसपास बिखरी विसंगतियों, मिथ्याचारों, विडंबनाओं, भ्रष्टाचार पर पैनी नजर रखते हुए पाठकों को उद्वेलित करता है, इन सब के प्रति सचेत करता है, कुछ सोचने के लिए मजबूर करता है। व्यंग में वक्र दृष्टि, कटाक्ष, व्यंजना और करुणा भी समाहित है। व्यंग अपनी विशिष्ट भाषा और शैली, चुपते हुए पंचों के माध्यम से विसंगतियों का छिद्रान्वेषण करता है। व्यंग पर विस्तृत चर्चा के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर दुर्गा प्रसाद अग्रवाल जी। वरिष्ठ साहित्यकार, आलोचक के रूप में आपकी विशिष्ट पहचान है। हम आज आपसे व्यंग विधा एवं व्यंग आलोचना पर ढेर सारी बातचीत करेंगे, आपके अनुभव भी सुनेंगे। इससे पहले कि बातों की पटरी पर विचारों की गाड़ी आगे बढ़े, सुनते हैं आपका परिचय। आज के समय में व्यंग विधा का अपना एक अलग संसार है। आज व्यंग सिर्फ मनोरंजन का एक साधन न रहकर समाज के व्यापक रहस्यों को उजागर करने का एक माध्यम भी है। बॉक्स एफएम पर आज हमारे बीच एक ऐसे ही लेखक हैं जिन्होंने व्यंग लेखन को जीवित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तालियों से स्वागत कीजिए व्यंग और आलोचना के प्रखर लेखक डॉक्टर दुर्गा प्रसाद अग्रवाल का। साथियों, आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। बॉक्स एफएम पर व्यंग के रंग प्रभात के संग में आज हम बातचीत का सिलसिला बढ़ा रहे हैं डॉक्टर दुर्गा प्रसाद अग्रवाल के साथ में। सर, आपने लेखन की इस सुदीर्घ यात्रा में व्यंग भी लिखे हैं। व्यंग से आपका पहला साबका कब पड़ा? व्यंग के प्रति आपका रुझान कैसे हुआ? और आपने अपने जो विषय हैं व्यंग के, उनको आप कहाँ से चुनते थे? प्रभात जी, आपके सवालों का जवाब दूं उससे पहले मैं बॉक्स एफएम के तमाम श्रोताओं का अभिनंदन करना चाहता हूं, उन्हें अपने अभिवादन भेजना चाहता हूं। बॉक्स एफएम एक नई तरह की शुरुआत है और जिस तरह का नया सामान लेकर ये चैनल आया है, उससे हम सब लोग बहुत उत्तेजित, रोमांचित और हर्षित हैं। जी। अब मैं आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करता हूं। आपका पहला सवाल ये है कि व्यंग से मेरा रिश्ता कहाँ से बनता है। जी। आप भी जानते हैं मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी रहा हूं और जब आप साहित्य के विद्यार्थी होते हैं तो साहित्य की जितनी विधाओं में कुछ लिखा जा रहा है, कहीं न कहीं उससे आप परिचित होते चलते हैं। तो एक साहित्य के विद्यार्थी के नाते मैंने कभी हिंदी की 3 शब्द शक्तियों के बारे में पढ़ा, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। और जब व्यंजना की बात आती है तो अपने आप ही कहीं न कहीं व्यंग्य भी उसमें जुड़ जाता है। आप बिहारी जैसे कवि को याद करें, भारतेंदु हरिश्चंद्र जैसे गद्यकार को याद करें, तो आपको लगता है कि हिंदी साहित्य का कौन विद्यार्थी ऐसा होगा जो उनसे परिचित नहीं हुआ होगा। तो मैं भी इन सब से धीरे धीरे परिचित होता गया और मुझे लगा कि बात कहने का ये तरीका तो बड़ा बढ़िया है। आप किसी को नाराज भी नहीं कर रहे हैं, आप मुस्कुराते हुए किसी विसंगति पर, किसी विद्रूप पर चोट कर जाते हैं। तो ये जो कहन की शैली है, कहन का तरीका है, ये मुझे बहुत आकर्षक लगा। लेकिन अब यहीं से एक बड़ा अजीब तरह का मोड़ आता है। अपने लेखन की शुरुआत में मैंने कविताएं भी लिखी, कहानियां भी लिखी और भी थोड़ा बहुत कुछ लिखा, लेकिन धीरे धीरे मैंने एक रास्ता आलोचना का चुन लिया। तो जब आलोचना के रास्ते पर मैं निकल गया तो दूसरी बहुत सारी चीजें पीछे छूटती गईं। लेकिन वो जो चीजें छूटी थी उनसे मैं कटा नहीं, कहीं न कहीं उनके साथ एक बारीक सा सूत्र जुड़ा रहा। और जिन चीजों के साथ सूत्र जुड़ा रहा उनमें से एक व्यंग्य भी है। यदा कदा जब किसी बात ने बहुत जोर मारा तो व्यंग्य मैंने लिख लिया। तो दूसरा जवाब आपका ये हुआ। अब तीसरी बात, मैं खुली आंखों से अपने समाज को,
और अपनी दुनिया को देखता हूँ। और जब भी मुझे उसमें कुछ ऐसा लगता है जो मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो मैं उस पर अपनी प्रतिक्रिया देने का प्रयास करता हूँ। अब वो प्रतिक्रिया बहुत तरह से हो सकती है, वैचारिक गद्य के रूप में हो सकती है, किसी ऐसी कृति के मूल्यांकन के रूप में हो सकती है जिसने उसको पकड़ा है, और या फिर कभी कभी सीधे सीधे उस पर व्यंग्य करने के रूप में हो सकती है। तो ये जो जीवन में बहुत सारी भौतिकता आ रही है, जीवन में कृत्रिमता आ रही है, ये सब चीजें मुझे यदा कदा व्यंग्य लिखने के लिए प्रेरित करती रही हैं। जी, व्यंग्य के विषय आपके क्या होते थे और आपने उन विषयों को किस प्रकार तलाशना शुरू किया? प्रभात जी, व्यंग्य के विषय तलाश करने की जरूरत नहीं है। असल में वो विषय हमारे चारों तरफ बिखरे पड़े हैं और वो आकर आपके जहन पर हथौड़ा मारते हैं और कहते हैं कि लो, मुझ पर तुम प्रहार करो, मैंने तो तुम पर प्रहार कर दिया है, अब तुम इसका जवाब दो। तो विषय तो खुद चलकर आपके पास आ जाते हैं। अब आप समाज में कोई भी विसंगति देखते हैं, आप वैभव का भोंडा प्रदर्शन देखते हैं, आप जीवन में कृत्रिमता देखते हैं, आप असमानता देखते हैं, आप शोषण देखते हैं, तो वो सारी चीजें आपको व्यंग्य लिखने के लिए प्रेरित करती हैं। मुझे भी उन्होंने किया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अपन बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। साहित्य में भाषा सिरमौर होती है। व्यंग्य की अपनी एक विशिष्ट भाषा कही जाती है और यह भी कहा जाता है कि व्यंग्य में भाषा एक प्रमुख हथियार है। कई बार अच्छा कथ्य भाषा की कमजोर स्थिति को देखते हुए कमजोर पड़ जाता है, और कई बार अगर आपकी भाषा बहुत अच्छी है तो आपकी भाषा इतनी अच्छी नहीं है, मैं क्षमा चाहूँगा, तो एक अच्छा कथ्य भी ठहर नहीं पाता, रचना उतनी सफल नहीं हो पाती जितनी की होनी चाहिए। तो आपके विचार में कथ्य और भाषा का ये जो मेलजोल है, इसमें क्या किसको प्रभावी ज्यादा मानते हैं? प्रभात जी, ये जो आप सवाल कर रहे हैं, मुझे अनुमति दें कि मैं इस सवाल से ही आधारभूत रूप से थोड़ा सा असहमत हो जाऊं। जी बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है प्रभात जी कि साहित्य में, लेखन में या किसी भी कला कर्म में चीजों को इस तरह से अलग करके देखा जाना संभव नहीं होता है। अब आप देखिए, भाषा और कथ्य को हम लोग कैसे अलग करेंगे, ये तो वो कुछ वैसा लगता है जैसे एक मुझे हमारे श्रोता माफ करेंगे, एक सुंदर स्त्री किसी डॉक्टर की टेबल पर लेटी हो और डॉक्टर उसका विच्छेदन करे और ये कहे कि ये इसका नाक ऐसा है या इसके होंठ ऐसे हैं। तो ऐसा नहीं है, कुल मिलाकर सब चीजें मिलकर सुंदर बनती हैं। उसी तरह से कथ्य और भाषा, ये दोनों अविभाज्य हैं, इनको अलग किया ही नहीं जा सकता। ये इस सवाल का जवाब देते हुए मुझे वो एक पुराना लतीफा याद आ रहा है कि किसी सभा में कोई एक महिला कुछ गा रही थी, तो एक सज्जन जो वहां बैठे थे, ये कितना बेसुरा गा रही हैं जी। तो उस आदमी ने जरा तिरछी निगाह से और गुस्से के नजर से उनको देखा और कहा कि ये मेरी पत्नी है। कह रहे नहीं, मैं थोड़ा गलत कह गया, ये तो बहुत सुरीला गा रही हैं, लेकिन जो बंदिश ये गा रही हैं वो बंदिश ही बहुत बकवास है। उसने फिर देखा कि ये बंदिश मैंने ही तैयार की थी। तो कुछ वैसा ही मामला कि आप एक रचना लिखते हैं, वो किसी भी विधा की रचना हो सकती है, उस रचना का कथ्य और उसकी भाषा दोनों एक दूसरे के साथ जुगलबंदी करते हैं, और उनमें से कोई भी चीज अगर कमजोर होती है तो रचना गिर जाती है, और कोई भी चीज अगर ताकतवर होती है तो वो दूसरे को सहारा देकर ऊपर उठा लेती है। आप देखेंगे हमारे साहित्य में बहुत सारी चीजें हैं जहाँ भाषा प्रमुख है और भाषा के कारण उसका महत्व बन गया है, और बहुत बार बहुत सारे लेखकों के यहाँ भाषा का कोई तामझाम नहीं होता है, उसके बावजूद उनका कथ्य इतना सशक्त होता है कि वो रचनाएं अपने आप अमर हो जाती हैं। तो मुझे लगता है कि इन दोनों को अलग किया जाना उनके साथ अन्याय है। जी बिल्कुल। भाषा तो एक नींव है, कथ्य एक नींव है जिस पर भाषा एक मीनार खड़ी करती है।
तो ये बहुत सही है। मैं क्योंकि हम जो भी सवाल आपसे कर रहे हैं, हमारे आसपास हम पढ़ते हैं या श्रोताओं से सुनते हैं, उनको आधार बनाकर हम उनकी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए बिल्कुल इस तरह के सवाल आपको हमने चुन के बताए। सर, एक बात और कहा जाता है कि व्यंग को आलोचना या असहमति की विधा कहा जाता है। आप कितने सहमत हैं इससे? मैं तो थोड़ा इस बात से आगे बढ़कर ये कहना चाहूंगा कि पूरा साहित्य ही असहमति की विधा है। अगर रचनाकार अपने आसपास को देखे और उससे असंतुष्ट ना हो तो उसे साहित्य लिखने की कोई जरूरत ही ना पड़े। अब आप रीतिकाल की बात छोड़ दीजिए, जहाँ कुछ अलग तरह का साहित्य लिखा गया, अन्यथा आप भक्तिकाल में भी चले जाइए तो आप ये पाएंगे कि वहाँ कहीं न कहीं अगर कवि लिख रहा है, संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी बिसर गयो हरि नाम, तो वो जो सत्ता की चापलूसी करने वाली प्रवृत्ति है, उससे वो भक्त कवि हमारा नाराजगी व्यक्त कर रहा है। तो आप देखेंगे कि हर रचनाकार कहीं न कहीं अपने समकाल की या जिस काल के बारे में भी बात लिख रहा है उस काल की समीक्षा और आलोचना करता है। असल में अगर ऐसा ना हो तो फिर मैं थोड़ा गलत उदाहरण देने के लिए मजबूर हो रहा हूँ, क्योंकि मुझे एकदम से कुछ सूझ नहीं रहा, लेकिन इसे मैं उम्मीद करता हूँ कि सही भावना में लिया जाएगा। फिर वो चारण काल हो जाएगा। चारण काल यानी प्रशस्ति काल। और हमारे श्रोताओं को याद होगा कि हिंदी साहित्य का जो पहला काल है उसका एक नामकरण चारण काल भी है, जहाँ राजाओं की प्रशस्ति लिखी जाती थी। राजा कवियों को अपने यहाँ पालते थे और राजा उनकी प्रशस्ति में वो कवि लिखते थे। तो आज कोई भी साहित्य की ये भूमिका नहीं मानता है कि वो प्रशस्ति गान करे, और साहित्य तो अंततः आलोचना ही होता है। वो प्रतिष्ठान के विरोध में, शोषण के विरोध में, अन्याय और अत्याचार के विरोध में अपनी आवाज बुलंद करता है। इसलिए व्यंग भी वही काम कर रहा है जो शेष साहित्य अपनी अन्य अनेक विधाओं के माध्यम से करता है। फिर भी व्यंग पर एक इल्जाम यह भी लगता है कि आज के दौर में जो व्यंग लिखा जा रहा है वो बचते बचाते, यानी बहुत से लोग तो ये साफ तौर पर कहते हैं हमारे साथी कि आज के व्यंग्यकार यशोगान में लगे हुए हैं, जबकि मैं थोड़ा असहमत होता हूं कि व्यंग यशोगान का माध्यम है ही नहीं है। व्यंग हमेशा विसंगतियों को उजागर करने का एक माध्यम रहा है, और व्यंग हमेशा अपने तल्ख तेवर के साथ में चलता है। साथियों, बिग बॉक्स एफएम पर व्यंग के रंग प्रभात के संग कार्यक्रम में साहित्यकार और आलोचक डॉक्टर दुर्गा प्रसाद अग्रवाल जी से बातचीत का ये सिलसिला चलता रहेगा। आइए बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, उससे पहले राधिका की आवाज में उनका एक खूबसूरत व्यंग्य सुनते हैं। शीर्षक है 20 साल बाद। राधिका जी, शुक्रिया सर। तो आज का जो ये शो है जिसमें हम व्यंग पर बात कर रहे हैं और हमारे बीच दुर्गा प्रसाद अग्रवाल जी मौजूद हैं, उन्हीं का व्यंग हम आज पढ़ने वाले हैं। तो ये कुछ यूं शुरू होता है। 20 साल बाद इसका टाइटल है। सन 2025 के किसी रविवार की खुशनुमा शाम। घर में हम दो ही, बच्चे तो वैसे भी बरसों से दूर ही हैं, और यूं रिश्ते में ही बच्चे हैं वे, वरना तो बाल उनके भी सफेद हो चले हैं। पत्नी का मन खाना बनाने का नहीं था तो सोचा कि किसी रेस्टोरेंट से ही मंगवा लिया जाए। ख्याल आया कि सुबह ही अखबार में शहर के एक नए खुले रेस्टोरेंट की धुआंधार तारीफ पढ़ी थी। पहले कई दिन तक इसके आकर्षक विज्ञापन भी मेरा ध्यान खींचते रहे थे। अखबार उठाया, पन्ने पलटे, रेस्टोरेंट का फोन नंबर देखा और अपने मोबाइल पर वो नंबर डायल किया। उधर से एक सुरीली आवाज आई, नमस्कार, रेस्टोरेंट को फोन करने के लिए धन्यवाद, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। ऐसी चाशनी में पगी आवाजें आजकल आम हैं। आप किसी भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान को फोन करें, फोन में से रसधार ही बहने लगती है। अब इसका कोई असर भी मुझ पर नहीं होता। मैंने बात को आगे बढ़ाने का मौका ना देते हुए कहा, मैं ऑर्डर देना चाहता हूं, कृपया अपना कार्ड नंबर बोलिए। उधर से घुंघरू खनके। मुझे पहले से ही पता था, वैसे अब मेरी जरूरतें इतनी सीमित हो गई हैं कि बहुत ज्यादा फोन नहीं करता।
लेकिन आजकल कहीं भी फोन कीजिए यही पूछा जाता है। जवाब दिया, जी मेरा नंबर है 93052841703275 और मैं आखिरी वाले 5 का च पूरा करूं उससे पहले ही उधर से फिर घंटियां बजी। नमस्कार डॉक्टर अग्रवाल। E2/211 चित्रकूट आपका घर का फोन नंबर है। 357 दूसरा फोन नंबर है 248। लेकिन इस वक्त आप अपने मोबाइल से हमें फोन कर रहे हैं। वैसे आपकी पत्नी के पास भी एक मोबाइल है जिसका नंबर है। भद्र महिला इस पुराण को आगे बढ़ाती इतना धैर्य मेरी जिज्ञासा वृत्ति को मंजूर नहीं था। मेरे बारे में इतनी सारी जानकारियां आपके पास? हमारे कंप्यूटर में है सब डॉक्टर अग्रवाल। संतूर के तार झंकृत हुए। मुझे आश्चर्य भी नहीं हुआ। आखिर छोटे से मोबाइल पर भी तो ढेर सारी सूचनाएं आ जाती हैं। मैं मसाला डोसा ऑर्डर करना चाहता हूं, मत कीजिए। उधर से आवाज आई, गोया किसी ने कंकड़ मारा हो। क्यों? हमारा कंप्यूटर रिकॉर्ड बताता है कि आपकी उम्र इस समय 82 साल है। आपको हाई ब्लड प्रेशर रहता है जिसके लिए आप रोज 10 मिलीग्राम की होप कार्ड लेते हैं। आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ा हुआ है। 3 साल पहले आपको हार्ट अटैक भी हो चुका है। फिर मुझे क्या ऑर्डर करना चाहिए? बेहतर हो आप बेक्ड सलाद डोसा ऑर्डर करें। स्वर में एक ऐसी निश्चयात्मकता थी जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आखिर कह ही दिया। आप सुझा नहीं रही, मेरी तरफ से जैसे आदेश ही दे रही हैं। देवी जी के पास इसका भी जवाब मौजूद था। आपने 10 दिन पहले ही केंद्रीय लाइब्रेरी से चिकनाई रहित पकवानों की किताब इश्यू करवाई थी। उसी से हमें लगा कि आप इस डिश को पसंद करेंगे। मैं कह भी क्या सकता था सिवा इसके कि ठीक है, आप मुझे 2 बेक्ड सलाद डोसे भिजवा दें। कितना देना होगा? कोयल कूकी। हाँ श्रीमती अग्रवाल, और आपके लिए ये 2 डोसे पर्याप्त होंगे। इनका मूल्य होगा 1128 रुपए। धन्यवाद, मैं ये भुगतान अपने क्रेडिट कार्ड से कर दूंगा। जवाब में उधर की आवाज में कुछ और गाढ़ी चाशनी घुली। जी नहीं, आपको नगद भुगतान करना होगा। आप इस महीने की अपनी क्रेडिट कार्ड लिमिट पहले ही क्रॉस कर चुके हैं और इस महीने तो आपको अपना क्रेडिट कार्ड रिन्यू भी करवाना था, जो आपने अभी तक करवाया नहीं है। तो ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ कि आपके डिलीवरी बॉय के आने से पहले नजदीक के एटीएम से पैसे निकाल लाता हूँ। जी, हमारा कंप्यूटर बताता है कि आपका खाता यूटीआई बैंक में है और उसके एटीएम से एक दिन में जितनी रकम निकाली जा सकती है उतनी आप आज सुबह 11:02 पर निकाल चुके। कोयल के गले की मिठास थोड़ी कम होने लगी थी। आवाज भावहीन तो थी ही। आप फिक्र ना करें, डोसे भिजवा दें। मेरी पत्नी के पर्स में इतने रुपए हैं। कितनी देर में भिजवा देंगी? दरअसल पत्नी सारी बात सुन रही थी। उसी ने इस बीच अपने पर्स की तरफ इशारा कर मुझे प्रेरित किया था ये कहने को, ठीक 47 मिनट लगेंगे, लेकिन अगर आपको जल्दी है तो आप अपनी वैगनार में आकर ले जाएं। क्या? जी हाँ, हमारा कंप्यूटर कहता है कि आपके पास RJ14 6C 1742 नंबर की 2001 मॉडल की सफेद वैगनार है और ये कल ही गैरेज से सर्विस होकर आई है। मैं तो अवाक था। क्या कुछ ऐसा भी है जो इनके कंप्यूटर को पता ना हो? कोई और सेवा सर? कोयल के गले में फिर से मिश्री घुलने लगी थी। उसी का फायदा मैंने उठाया। मैम, क्या आप हमें डोसे के साथ फ्री कोक कैन भी भिजवाएंगी? आपके किसी एड में इसका जिक्र था। हाँ, आप सही कह रहे हैं डॉक्टर अग्रवाल, लेकिन हमारा कंप्यूटर कहता है कि आपको तो डायबिटीज भी है, इसलिए हम केवल एक कैन ही भिजवाएंगे श्रीमती अग्रवाल के लिए। मेरा गुस्सा अपनी हद पार कर रहा था। क्या इनसे मेरा कुछ भी पोशीदा नहीं है? इन्हें मेरी सारी जिंदगी का ब्यौरा रखने का हक दिया किसने? गुस्सा तो मुझे कुछ इतना था कि मैं मोबाइल को जमीन पर ही पटक डालता, लेकिन उसकी कीमत के ख्याल से किया इतना कि बहुत जोर से ऑफ मात्र किया। मुश्किल से 2-1 पल गुजरे होंगे कि मेरा मोबाइल फिर से घनघनाया। स्क्रीन पर उसी रेस्टोरेंट का नाम चमक रहा था। अब क्या हुआ? जल तरंगी बजी। सर, आपने बहुत गुस्से में अपने मोबाइल को ऑफ किया है।
आप हमारे बहुत सम्मानित ग्राहक हैं, इसलिए हम आपको कहना चाहेंगे कि इस उम्र में इतना गुस्सा आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। हमारा कंप्यूटर बताता है कि 3 साल पहले आपको जो हार्ट अटैक हुआ था वो भी इसी तरह से गुस्सा होने की वजह से हुआ था। हैव अ नाइस डे सर एंड टेक केयर। हद है, मैं अपने मोबाइल पर भी अपना गुस्सा नहीं उतार सकता। सोचने लगा ये हाईटेक जमाना अच्छा है या मेरी जवानी के दिनों का वो जमाना अच्छा था जब नुक्कड़ का पान वाला मेरे बारे में सिर्फ उतना ही जानता था जितना कि उसके और मेरे रिश्तेदारों को बनाए रखने के लिए पर्याप्त था। मसलन बहुत दिनों से दिखाई नहीं दिए, कहीं बाहर गए थे क्या, या आजकल भाभी जी बच्चों के साथ गई हुई लगती हैं। वो ये बातें इसलिए कहता था कि सीधे ये कहना ठीक नहीं होता कि आप 6 दिन से सिगरेट पीने नहीं आए या 1 महीने से मीठा पान नहीं ले गए। वो मेरी निजी जिंदगी में तो कोई दखल नहीं देता था। इस नई तकनीक ने तो मुझे एकदम ही नंगा करके रख दिया है। मेरा कुछ भी तो नहीं है जो इन व्यापारियों की कंप्यूटर की खोजी निगाहों से छिपा हो। मन को दूसरी तरफ ले जाने को अपना रेडियो ऑन करता हूँ। गीत आ रहा है, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। तो ये था हमारा आज का व्यंग 20 साल बाद। बहुत अच्छा व्यंग। दरअसल एआई के इस दौर में जिस तरह से हमारे निजी जीवन में घुसपैठ हो रही है। प्रभात जी, आप कोई टिप्पणी करें उससे पहले मैं अपने श्रोताओं की जानकारी के लिए एक छोटी सी बात बताऊं। ये व्यंग, जैसा कि आपको सुनते हुए भी लगा होगा इसकी शुरुआत से, कि ये कोई 15-20 साल पहले लिखा हुआ व्यंग है जी। मैंने आज इसको आपके सामने सुनवाने के लिए इसलिए चुना कि उस समय मैं जिस बात की कल्पना करके डर रहा था वो बात आज कल्पना से भी अधिक साकार हो चुकी है। तब तो मैं केवल अपनी दूर की आंखों से ही देख रहा था कि शायद 20 साल बाद ऐसा हो जाएगा, लेकिन आज ये सब हमारे जीवन में इतना आ चुका है। रवि प्रभात जी ने जिस एक शब्द का इस्तेमाल किया, एआई इन चीज़ों की सहायता के लिए और आ गया है, तो आज तो मुझे लगता है कि जैसे हम अपने घर की 4 दीवारी के भीतर भी निर्वस्त्र हैं और जैसे सारी दुनिया हमें देख रही है, सब लोग हमारी हर चीज़ को जान रहे हैं, यहाँ तक कि मेरे मन में क्या चल रहा है ये भी लोगों को पता है। बहुत बार आपने भी इस बात को नोटिस किया होगा कि आप अपने कंप्यूटर के सामने बैठकर कुछ सोचते हैं और गूगल पर सर्च में वही चीज आ जाती है। तो ऐसा लगने लगा है जैसे हम लोग, अगर आपके घर में अलेक्सा है, अगर आपके पास आपका मोबाइल है, तो ये सब के सब हर वक्त आपकी बात को, आपके सोच को कान लगाए सुनते रहते हैं, और न केवल सुनते हैं बल्कि आपके जीवन में हस्तक्षेप करते हैं। अगर आप अपने घर में बैठकर ये बात करें कि इस बार हम लोग गर्मी की छुट्टियों में गोवा घूमने चले जाएं, तो आप पाएंगे कि आपके कंप्यूटर पर गोवा के होटल्स के विज्ञापन आने लगते हैं। यानी कोई कमबख्त आपके घर में बैठकर आपकी निजी बातों को सुन रहा है। तो मुझे लगा कि ये व्यंग्य आपके साथ साझा करूं कि तब हम लोग जिस बात से डर रहे थे वो डर आज कितना साकार हो चुका है। जी, बहुत। यही एक विशेषता होती है लेखक की कि वो अपने आसपास की चीज़ों को देखता है लेकिन भविष्य की नब्ज भी टटोलता है। उसकी एक कल्पना भी होती है। संयोग से मैं एक छोटा सा वाकया आपको बताना चाहूँगा, वो प्रसंगवश मुझे याद आ गया। मैं 1976 की बात है, हायर सेकेंडरी में पढ़ता था। धर्मयुग पत्रिका में एक छोटी सी न्यूज़ आई थी, एक वो ब्रीफ न्यूज़ आती थी धर्मयुग में, अगर आपको याद हो। उसमें ये आया था कि आने वाले समय में कुछ शोध ऐसी हो रही हैं कि टेस्ट ट्यूब में बच्चे जन्म लेंगे। मैंने वो पढ़ा और अकस्मात एक विचार कौंधा, और मैंने अपनी कल्पना के साथ में बात ज़माने ज़माने की शीर्षक से एक व्यंग्य लिखा, जो मेरा पहला व्यंग्य था, और उस समय दिल्ली प्रेस की मुक्ता पत्रिका में वो प्रकाशित हुआ। तो एक तरह से देखा जाए तो व्यंग्य साहित्य की विशेषता है कि साहित्य आने वाले कल को भी देखता है। लेखक उसी दृष्टि से आने वाले कल की भी कल्पना करता है, और 20 साल पहले आपने जो कल्पना की आज वो बाकायदा साकार हो रही है। नई तकनीक का उपयोग कीजिए, लेकिन इसके चपेट में आने से बचिए। दोस्तों, हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर उदयपुर से साहित्यकार श्रीमती आशा पांडेय ओझा जुड़ी हुई हैं।
आपने 20 साल बाद ये व्यंग्य सुना है और आप इस पर अपनी समीक्षात्मक टिप्पणी दे रही हैं। स्वागत है आशा जी। जी नमस्ते प्रभात जी सर, दुर्गा प्रसाद जी सर को भी मेरा नमस्कार, राधिका जी आप सभी को मेरा नमस्कार, गोकुल जी सर भी अगर वहाँ हैं तो उन्हें भी मेरा आदर नमस्कार। जी नमस्कार जी मैं आपके व्यंग्य को सुन रही थी सर के, और वाकई में जो कल्पना आपने 20 साल पहले की होगी कि इस तरह का एक घातक समय हमारे बीच में आने वाला है जहां हमारे ऊपर कोई आवरण ही नहीं रहेगा, एक वैज्ञानिक दृष्टि, एक जो मशीन की दृष्टि वो हमारे ऊपर निरंतर बनी रहेगी और हम कभी भी खतरे में आ सकते हैं और समय लगभग आ चुका है। ये व्यंग्य आदमी को भावी साइबर समस्याओं से आगाह करता हुआ एक जागरूक और विवेकपूर्ण चिंतन कहा जा सकता है। किसी भी ऐप को हम डाउनलोड करते हैं तो उस समय हम उसके समस्त जो भी विवरण होते हैं, जो भी उसकी समीक्षाएं होती है, उनको हम ना तो ध्यान से पढ़ते हैं न समझते हैं और डाउनलोड कर लेते हैं, ये बिना जाने देखे कि हमें आगे कितना खतरा आने वाला है। और जैसा कि अभी चर्चा में आपने बताया, मुझे इसकी समयावधि नहीं पता थी कि ये कब लिखा गया, पर चर्चा से जैसे मुझे ज्ञात हुआ कि ये 20 साल पहले लिखा गया था। तो सचमुच ये जो कहा जाता है ना कि साहित्य समाज का आईना और दूरदृष्टा भी है, जो भांप लेता है कि आने वाला समय क्या रहेगा या कैसा रहेगा। इसमें एक जो दृश्य बताया जाता है शुरू में ही कि पति पत्नी बुजुर्ग हैं, अकेले हैं और वो खाना ऑर्डर करते हैं कि कभी कभी होता है स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है, मन ठीक नहीं होता है, तो सोचते हैं कि चलिए अब सुविधा हो गई तो बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही ऑर्डर करते हैं और वो अपनी पूरी सूचनाएं जब उनके कंप्यूटर पे पाते हैं तो सचमुच कितना आघात लगता है या कितना एक भय है वो भीतर व्याप्त हो जाता है कि क्या हम सुरक्षित हैं। या इस तरह के ऑर्डर आजकल छोटे बच्चे भी करने लगे हैं जो नाबालिग हैं, जिनके पेरेंट्स दोनों जॉब पर होते हैं और बच्चे घर में जब कुछ नहीं होता है या बाई नहीं आती है तो ऑर्डर कर लेते हैं। तो उनकी भी सारी सूचनाएं इस तरह उनके पास होती है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे हित के साथ एक बहुत बड़ा अहित भी होता जा रहा है। और सर ने इसको बहुत अच्छे से इसका हमें आगाह किया है कि आने वाला समय या जो समय आ चुका है इसके बाद और जो समय आएगा वह कैसा आएगा, ये बताने का बहुत ही अच्छा तरीका आपने अपने व्यंग्य के माध्यम से देखा है कि जब हम अपने घर को गूगल पे देखिएगा आप, हमारा कोई भी किसी का भी घर, हमारा पता जब हम डालते हैं तो हमारी गाड़ी बाहर खड़ी होती है, पूरा घर का नक्शा उस पे डाला होता है ताकि हमारे साथ अगर चोर भी कोई कुछ घटना करना चाहे तो ये देख सकता है कि हमारे घर के कितने दरवाजे, कहाँ से निकला जा सकता है या कैसे वो सेफली काम कर सकते हैं, काम को अंजाम दे सकते हैं। और ऐसे जो डेटा लीक आने वाले बहुत सारे परिणाम जो समय के हो चुके हैं, घातक परिणाम, वो और भी सामने आने वाले हैं। साइबर सुरक्षा कंपनी जो कॉग्नाइट ने एक विशाल डेटाबेस को असुरक्षित छोड़ दिया था, जिस कारण किसी भी प्रकार के प्रमाणीकरण या प्राधिकरण की आवश्यकता नहीं थी। और उसके परिणाम स्वरूप ये हुआ था कि 5 मिलियन रिकॉर्ड ऑनलाइन उजागर हो गए थे। ऐसा एक उदाहरण 2021 में सामने आया था, जहां पर कुछ कर्मचारियों की लापरवाही के कारण डलास शहर का भारी डेटा हानि हुई थी, जो लगभग 23 टेराबाइट्स थी। तो ये सर जानते हैं कि इस तरह की घटनाएं कितनी घटी है और आए दिन अखबारों में आती है। और हम जो ऑनलाइन कहीं भी हम रहते हैं तो वो लोगों को पता होता है, हमारी लाइव लोकेशन लोगों को पता होती है, तो हम साझा करते वक्त भी कई बार ध्यान नहीं रखते हैं कि किनसे साझा करनी है या किनसे नहीं करनी है, और कैसे हमारी एक एक चीज लिंक होती जाती है दूसरे से, आधार से, हमारे मेडिकल कार्ड, ये वो। तो इन्होंने जो एक रेस्टोरेंट के माध्यम से सारा खाका खींच के रखा है कि ये घटनाएं हो सकती है, तो सतर्क भी किया है सर ने कहीं ना कहीं इसमें। और इसमें कहीं ना कहीं जो संवेदनाएं आई है ना कि बुजुर्ग दंपति है और आज समय की या नौकरी की ऐसी समस्याएं हैं कि बच्चों को पेरेंट्स से दूर रहना पड़ रहा है, या बीमारियों के चलते खाने की इच्छाओं को भी मारना पड़ता है। और उन इच्छाओं पर आप देखिए मशीन भी हावी है कि वो उनका कोल्ड ड्रिंक भी उन तक नहीं आने देती है जी। तो ये भी एक मतलब कहीं ना कहीं हृदय को छूने और मत देने वाली संवेदना भी व्यक्त हुई है इसमें, मशीनी युग को
उसको व्यक्त करने के साथ साथ कि क्या बीतता है बुजुर्गों के साथ या अकेले बच्चों के साथ जो भी, और हम मशीनों के कितने नियंत्रण में आ चुके हैं, उसको बहुत अच्छे से व्यक्त किया है सर ने। जी बहुत बहुत शुक्रिया आशा जी, आपने वक्त निकाला। और वैसे तो ये जो व्यंग था अपने आप में सुनने लायक था लेकिन फिर भी आपने वक्त निकाला, आप बॉक्स एफएम से जुड़ी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी आपका भी बहुत आभार। आशा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे व्यंग की इतनी बारीक और इतनी संवेदनपूर्ण व्याख्या की कि मुझे लगा कि अगर ऐसे पाठक मिल जाएं तो आपका लिखना बहुत आनंद का कारण बन जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा व्यंग्य था सर आपका, और सचेत करता हुआ व्यंग्य था, ये बहुत बड़ी बात है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी। हमारे लिसनर्स को मैं एक बार हमारे फ़ोन नंबर बता देना चाहूँगी कि आपने व्यंग सुना, यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी के बारे में भी कहीं ना कहीं आगाह किया गया। हालांकि ये काफ़ी साल पुरानी बात है, फिर भी अगर आपको लगता है कि इस बारे में आप भी अपने विचार कुछ जाहिर करना चाहते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं हमसे, तो आप हमारे जल्दी से नंबर नोट कर लीजिए 7339990969। इसके अलावा हमारा दूसरा नंबर है 9116565744। और इसके अलावा आप हमारी बॉक्स एफएम की जो ऐप है उस पर भी आपको एक चैट रूम मिलेगा, वहाँ पर भी आप अपने मैसेज, अपने फीडबैक, अपने क्वेश्चन कुछ भी लिख सकते हैं। फिलहाल दुर्गा प्रसाद जी अग्रवाल हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। व्यंग के रंग प्रभात के संग शो चल रहा है इस वक्त, और हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं दुर्गा प्रसाद अग्रवाल जी। उनका व्यंग हमने पढ़ा और साथ ही उनसे बातचीत भी जारी है। अब बातचीत का सिलसिला और आगे बढ़ाते हैं। सर, व्यंग विधा की इस लंबी यात्रा में, जिसे आज़ादी से पूर्व शुरू हुआ माना जाते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र का काल था, वहाँ से व्यंग्य की शुरुआत हुई, और आज़ादी के बाद में हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, श्रीलाल शुक्ल और रविन्द्रनाथ त्यागी से लेकर अगर समकालीन व्यंग की चर्चा करें तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, डॉक्टर हरीश नवल, डॉक्टर प्रेम जन्मेजय जैसी एक बड़ी लंबी फहरिस्त है, जिसका बखान हम यहाँ नहीं कर सकते। लेकिन व्यंग्य आज एक बहुत ही समृद्ध विधा हो चुकी है। आज़ादी के पहले का व्यंग्य और आज़ादी के बाद के व्यंग्य का अगर आप तुलनात्मक दृष्टि से मूल्यांकन करते हैं तो आपके विचार में आप क्या बदलाव महसूस करते हैं? प्रभात जी, ये बड़ा मुश्किल सवाल आपने कर दिया है। मुश्किल इसलिए भी कि इसका उत्तर संक्षिप्त नहीं हो सकता और हमारे कार्यक्रम की अपनी एक समय सीमा है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि एक दो बातें जो बहुत अर्थपूर्ण हैं वो यहाँ अपने श्रोताओं के साथ साझा करूं। देखिए, आज़ादी से पहले का जो व्यंग्य था उसमें आपके निशाने पर एक विदेशी सरकार थी, और उस विदेशी सरकार के प्रति हमारा रोष, हमारी नाराजगी बहुत स्पष्ट थी। वहाँ हमारा उनसे कोई लगाव भी नहीं था, तो हम बहुत बेबाक होकर उनकी आलोचना और उनके प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त कर सकते थे। लेकिन आज़ादी के बाद जब हमारी अपनी सरकार सामने आ गई तो जरा जो लोग अपने हैं, जो हमारे बीच से उभरे हुए हैं, उनके प्रति अपनी नाराजगी उसी आसानी से व्यक्त करना हरेक को कठिन लगा होगा। लेकिन इससे आप ये न समझें कि सारा व्यंग्य सरकारों को या शासन को ही लक्ष्य करके होता है। व्यंग्य खुद पर भी होता है जी, अपनी विसंगतियों पर भी होता है, अपनी कमजोरियों पर भी होता है। तो बहुत सारी चीजें आज़ादी के बाद बेहतर भी हुई, और एक तरह से ये भी लगेगा कि हमारे व्यंग्य के विषय कम हो गए। कल तक हम जिन चीजों पर व्यंग कर लेते थे उनमें से बहुत सारी चीजें अब नहीं रही, तो अब हम किस पर व्यंग करें। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, साहित्यकार एक बड़ा चरम और परम असंतुष्ट प्राणी होता है। वो एक आदर्श दुनिया की कल्पना करता है, और जब वो आदर्श दुनिया उसे अपने आसपास नजर नहीं आती है तो वो फिर चीजों को ठोकना, पीटना, तोड़ना, मरोड़ना, बदलने की आकांक्षा व्यक्त करना, ये सब शुरू करता है। तो हम लोगों ने देखा कि आज़ादी के बाद जब नए देश का निर्माण हो रहा है, अगर आपको याद हो, एक जमाने में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भ्रष्टाचारियों को खंभे से लटका देना चाहिए,
और हरिशंकर परसाई ने उस पर बड़ा तीखा व्यंग्य किया था। इस तरह से बाद में भी अगर आप याद करें, एक और नेता का जमाना जिनके बारे में ये कहा जाता था कि उन्हें भारत के यथार्थ का ज्ञान नहीं है, तो शरद जोशी जैसा व्यक्ति वो नदी और उन सब चीजों को लेकर उन पर व्यंग कर रहा है जी। अज्ञे जी ने, एक बड़े हमारे लेखक, उन्होंने अगर अपनी एक यात्रा निकाली और नदी में खड़े होकर कविता पाठ किया तो लोगों ने उस पर भी व्यंग्य किया। तो जहां जहां भी हमारे व्यंग्यकार को लगता है कि कुछ अनुचित है, वो व्यंग्य करने से नहीं चूकता है। आज हमारे सामने जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो यह है कि हम एक आजाद देश की सरकार से और आजाद देश के नागरिक से जो उम्मीदें लगाए बैठे थे, आजादी के 75 साल बाद, अमृत महोत्सव मना लेने के बाद हमें लगता है कि वो मंजिल अभी दूर है, और वो मंजिल अगर दूर है तो उस मंजिल की रास्ते में क्या रोड़े हैं, उन रोड़ों को हम देखते हैं और हमारा व्यंग्यकार उन रोड़ों को हटाने का, अपनी कलम से हटाने का प्रयास करता है। जी, बातचीत को आगे बढ़ाते हुए हम आते हैं नाटक पर। कहानियों और उपन्यासों पर काफ़ी फिल्में भी बनी, नाटक भी खेले गए, लेकिन व्यंग्य नाटक का जो दौर था वो इतना आगे मेरी समझ में नहीं बढ़ पाया। हो सकता है अगर मैं कहीं गलत हूं तो आप मुझे करेक्ट कर देना, सही कर देना। प्रमुख व्यंग्य नाटकों में अगर देखें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक अंधेर नगरी, ज्ञानदेव अग्निहोत्री के शुतुरमुर्ग, केशव चंद वर्मा का एकांकी संग्रह चिड़ी का गुलाम, शरद जोशी के दो महत्वपूर्ण बेहतरीन नाटकों में अंधों का हाथी और एक था गधा उर्फ अलादाद। प्रेम जन्मेजय के नाटक सीता अपहरण के अलावा बहुत से नाटक हमारे सामने आए। आकाशवाणी केंद्र से भी जो गंभीर और अच्छे नाटक आए, उनके अलावा झलकियों में हास्य झलकियां भी खूब बजी हैं और यदाकदा व्यंग्य नाटक भी प्रसारित हुए हैं। मंच पर नाटक व्यंग्य को आप कितना सफल मानते हैं? प्रभात जी, व्यंग्य एक ऐसी विधा है जो सीधे आम जन को संबोधित होती है और इसलिए अगर आप व्यंग्य को किसी भी रूप में लोगों तक ले जाएंगे तो वो उसको जरूर पसंद करेंगे, पसंद करते हैं जी। लेकिन आप अभी जब नाटक की बात कर रहे थे तो मेरा ध्यान इस बात की तरफ जाए बगैर नहीं रहता है कि कुल मिलाकर हिंदी में ही नाटकों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और इसका एक बड़ा कारण ये है कि नाटक अपने आप में उस समय तक पूर्णता प्राप्त नहीं करता है जब तक कि उसे रंगमंच न मिले जी। नाटक पढ़ने के लिए तो लिखा नहीं जाता है, वो मंचित करने के लिए लिखा जाता है जी। और खासतौर से जो हिंदी भाषी हमारा क्षेत्र है वहाँ रंगमंच का उतना विकास नहीं हो पाया जितना हम होने की उम्मीद करते थे। आप केवल बड़े शहरों में कुछ आपको थिएटर्स और स्टेज मिल जाएंगे, अगर आप छोटे कस्बों में जाएं तो अभी भी आप पाएंगे कि वहाँ रंगमंच की कोई सुविधा नहीं है। तो जब रंगमंच नहीं है तो नाटककार नाटक लिखेगा किसके लिए? केवल वो टेक्स्ट बुक्स में लगने के लिए तो नाटक नहीं लिखेगा ना। तो ये एक बड़ी दिक्कत हमारे नाटक की है। उसमें व्यंग्य नाटक भी आ जाते हैं और सभी तरह के नाटक भी आ जाते हैं। तो अगर रंगमंच का विकास नहीं हुआ, लोगों में ये आदत नहीं बनी कि वो टिकट लेकर नाटक देखने जाएं, और अगर दर्शक टिकट लेकर नाटक देखने नहीं जा रहा है तो नाटक को करने का जो पूरा खर्चा है वो पैसा कहाँ से आएगा? अगर पैसा नहीं आएगा तो नाटक नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि नाटक विधा के थोड़ा कमजोर रह जाने के मूल में हिंदी में रंगमंच का पर्याप्त विकसित न होना सबसे बड़ी बात है जी। अब हम नाटक से आगे बढ़कर उपन्यास की तरफ आते हैं। कहते हैं कि व्यंग्य उपन्यास लिखना अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। यह भी कहा जाता है कि आप 200-250 पेज का या से ज़्यादा पृष्ठ का कोई व्यंग्य उपन्यास लिखते हैं तो वहाँ व्यंग्य को साधे रखना एक बड़ी चुनौती होती है।
हालांकि राग दरबारी जैसा एक उपन्यास श्रीलाल शुक्ल ने लिखा था, वहीं से व्यंग्य उपन्यास की एक शुरुआत मानी जाती है। उसके बाद बहुत लोगों ने लिखा, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी के कई उपन्यास हैं, अरविंद तिवारी जो हमारे यहाँ राजस्थान में शिक्षा विभाग में कार्यरत थे, उन्होंने भी व्यंग्य उपन्यास लिखा है। तो व्यंग्य उपन्यास की वर्तमान स्थिति पर आपका क्या आकलन है कि क्या व्यंग्य को उपन्यास में भी उतनी ही सफलतापूर्वक लिखा जा सकता है जितना कि एक व्यंग्य के माध्यम से हम अपनी बात कहते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका उत्तर एक बड़े परिप्रेक्ष्य को सामने रखकर दिया जाना चाहिए। जी प्रभात जी, आपको भी पता होगा और आप तो बल्कि पता है कि हिंदी में जब कोई काफी सारी कहानियां लिख चुकता है तो मुझ जैसा कोई न कोई बूढ़ा उसे जाकर ये सलाह देता है कि भाई साहब, आपने कहानियां तो बहुत लिख ली, अब एक उपन्यास भी आपको लिखना चाहिए। जी बिल्कुल। तो एक तरह से उसके बड़े होने का, उसके विकास प्राप्त कर लेने का सूचक होता है उपन्यास। उपन्यास एक बड़ी विधा होती है, उसको साधना भी बड़ा मुश्किल होता है। अब वो उपन्यास चाहे सामाजिक हो या ऐतिहासिक हो या पौराणिक हो और या व्यंग्य उपन्यास हो, ये सब पर बातें लागू होती है। इसलिए लागू होती है कि उपन्यास की जो परिकल्पना होती है वो पूरे जीवन को समेटने वाली परिकल्पना होती है, और आपने पूरे जीवन को तो समेट लिया, लेकिन आद्यंत उसमें आप व्यंग्य का निर्वाह करें, इसके लिए बड़ी साधना की, बड़ी सामर्थ्य की, बड़े अभ्यास की और बड़े प्रयत्नों की जरूरत होती है। इसे मैं इस रूप में भी देखना चाहूंगा कि हिंदी में जो प्रकाशन की और पुस्तकों के विक्रय की स्थिति है, वो स्थितियां कोई बहुत अच्छी स्थितियां नहीं है। एक लेखक अगर मेहनत करके उपन्यास लिखता है तो पहली चुनौती उसको प्रकाशित करवाने की होती है, और अगर उसने उसको प्रकाशित करवा लिया तो वो बिकेगा या नहीं बिकेगा, और अगर बिकेगा तो उस बिकने का कोई लाभ लेखक को मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर लेखक को कोई उसका पुरस्कार लिखने का नहीं मिल रहा है तो वो उस पर कितना श्रम करेगा, कितनी बार उसको रिवाइज करेगा, कितनी बार उसके सिलवटों को दूर करेगा, इस बात को हम सहज ही सोच सकते हैं। अगर हिंदी में बहुत ज्यादा व्यंग्य उपन्यास नहीं लिखे गए हैं तो इसके मूल में यही बात है कि व्यंग्य उपन्यास एक कहिए सामाजिक उपन्यास की तुलना में अधिक श्रम, अधिक मेहनत और अधिक प्रयत्न की मांग करता है, और उतना दे पाना हिंदी के एक आम लेखक के लिए बहुत कठिन है। इस सब के बावजूद बहुत सारे लोगों ने व्यंग्य उपन्यास लिखे हैं। आपने जो नाम बताए उनमें एक नाम मैं और जोड़ूं, हमारे यहाँ अलवर में प्रोफेसर अशोक शुक्ल ने हड़ताल हरि कथा, प्रोफेसर पुराण, इतने शानदार उपन्यास लिखे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से बहुत लोगों का ध्यान उनकी तरफ नहीं गया। अब भी बहुत सारे लोग लगातार लिख रहे हैं, लेकिन वो चर्चा में नहीं। मनोज श्याम जोशी ने भी, और मनोज श्याम जोशी ने भी उपन्यास व्यंग्य में लिखे, लेकिन यह भी एक विचित्र संयोग है कि एक व्यंग्यकार के रूप में मनोज श्याम जोशी का मूल्यांकन उस स्तर पर नहीं हुआ जितना कि वो एक पत्रकार या एक संपादक के रूप में चर्चित रहे। डॉक्टर दुर्गा प्रसाद अग्रवाल जी के साथ ये बातचीत का सिलसिला हम निरंतर जारी रखते हैं, और अब आते हैं हम व्यंग्य आलोचना की ओर। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने आलोचना की परिभाषा इन शब्दों में की कि यदि हम साहित्य को जीवन की व्याख्या माने तो आलोचना को उस व्याख्या की व्याख्या मानना पड़ेगा। आलोचना किसी चीज या किसी व्यक्ति के प्रति अस्वीकृति व्यक्त करने की क्रिया है। आलोचना एक ऐसा कथन है जो अस्वीकृति व्यक्त करता है। सर, व्यंग्य के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि व्यंग्य आलोचना का एक अलग से विधान तैयार नहीं हो पाया, उसकी वजह से व्यंग्य का मूल्यांकन उस स्तर पर नहीं हो पाया जिसकी आज महती आवश्यकता है। अगर हम व्यंग्य क्षेत्र में चर्चा करें तो बहुत गिने चुने नाम हमको दिखाई देते हैं, जिनमें प्रमुखतः सुभाष चंद्र जी हैं, अनूप शुक्ल, कैलाश मंडलेकर, शशिकांत सिंह शशि और राहुल देव जैसे चुनिंदा नाम व्यंग्य आलोचना के क्षेत्र में हमें दिखाई देते हैं।
क्या आप भी ऐसा मानते हैं कि व्यंग के लिए एक स्वतंत्र आलोचना विधान होना चाहिए ताकि व्यंग को उस आलोचना की कसौटी पर कसा जा सके? प्रभात जी, आपके ये 2 प्रश्न हैं और मुझे थोड़ी झिझक हो रही है कि मैं इन 2 प्रश्नों का उत्तर देते हुए अपने आप को भी कहीं काटता चलूंगा। जी, ये बात बिल्कुल सही है कि एक विधा की आलोचना दूसरी विधा के औजारों से नहीं हो सकती। जी, हिंदी में अक्सर ये शिकायत की जाती है कि हिंदी कथा साहित्य की आलोचना के लिए भी पर्याप्त औजार हमारे पास नहीं है। हमारी जो भी आलोचना है कथा साहित्य की, वो कविता के औजारों से होती है और ये कथा साहित्य के प्रति अन्याय होता है। बात भी सही है, हमारी सारी आलोचना कविता केंद्रित रही है और गद्य की तरफ हमारा ध्यान नहीं गया है। ऐसे में इस बात को स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि आलोचना के लिए तो हमारे पास, व्यंग के लिए तो हमारे पास आलोचना की पर्याप्त औजार नहीं है, मानदंड नहीं है। जी। लेकिन अब मैं अपनी बात को काटने की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। मेरा ये कहना है कि व्यंग एक ऐसी विधा है जो सीधे पाठक को संबोधित होती है। जी, मैं बहुत बार खुद से भी पूछता हूँ कि व्यंग्य को आलोचना की जरूरत क्या है। जी, एक व्यंग्यकार ने व्यंग्य लिखा, वो उसके पाठक तक पहुंच गया, पाठक ने उसको ग्रहण कर लिया, जी, बात खत्म हुई। अब आलोचक बीच में आकर क्या कर लेगा? जी। ये जो आलोचना है, ये असल में हम मास्टरों के धंधे की चीज है। आपने एक व्यंग्य लिखा है, हम उसको अपने विद्यार्थियों को कह रहे हैं कि इसकी सप्रसंग व्याख्या कीजिए, इसके कथ्य का विश्लेषण कीजिए, इसके शिल्प का विश्लेषण कीजिए। वो परीक्षा पास करने के लिए ये आलोचना की जरूरत होती है। लेकिन अब धीरे धीरे अध्यापन में भी तौर तरीके बदलते जा रहे हैं। अध्यापन में भी आस्वाद पर अधिक बल होने लगा है और वो जो कहानी के 6 तत्व जैसे पुराने पड़ गए हैं, आज 6 तत्वों के आधार पर न तो कोई आलोचना करता है और मुझे लगता है कि न कोई उन 6 तत्वों के आधार पर कहानी लिखता है। अगर आज आप भाषा और शिल्प, कथ्य और शिल्प की बात करें, उसकी भी कोई बात नहीं करता है। तो आलोचना का सारा तौर तरीका बदल गया है। ऐसे में बहुत सारी विधाएं आज ऐसी हो गई हैं जिनकी आलोचना करने की कोई जरूरत नहीं है। विद्यार्थी अपने आप अपनी तरह से, और वो जो विद्यार्थी भी एक रूढ़ सांचे में आलोचना क्यों करे, वो सीधे अपनी तरह से उसका विश्लेषण क्यों ना करे। तो मुझे लगता है कि व्यंग्य एक ऐसी विधा है जो आलोचना की मोहताज है भी नहीं, उसको होना भी नहीं चाहिए। व्यंग्यकार को आलोचक की परवाह करनी भी नहीं चाहिए। तुम्हें पढ़ना है तो पढ़ो, तुम्हें इस पर कुछ लिखना है तो लिखो। हम व्यंग्य लिख रहे हैं और हम अपने पाठक तक सीधे पहुंच रहे हैं, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। मुझे लगता है व्यंग्यकार का आलोचक के प्रति रवैया भी यही होना चाहिए। बहुत अच्छी बात बताई आपने। बहुत कुछ चाहते थे हम बातचीत करना, मेरे कई सवाल मुझे लगता है कि मेरे इस मोबाइल पे ही बंद रह जाएंगे क्योंकि समय हमें अनुमति नहीं दे रहा। एक छोटा सा सवाल आखिर में कि आज बहुतायत व्यंग्य लिखा जा रहा है, बड़ी संख्या में व्यंग्यकार हमारे सामने हैं, बहुत से नए साथी हमारे व्यंग्य लेखन की ओर बढ़ रहे हैं और बहुत से साथी लिख भी रहे हैं। आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं हालांकि बूढ़ा आदमी हूं, लेकिन इतना भी बूढ़ा नहीं हूं कि नए व्यंग्यकारों को कोई संदेश दूं। उसकी योग्यता प्राप्त करने के लिए मुझे 10-12 साल और इंतजार करना होगा। अगर जिंदा रहा और 90-95 का हो गया, तब फिर मैं युवा व्यंग्यकारों को कुछ सलाह दूंगा। लेकिन हाँ, एक पाठक के रूप में अपनी बात जरूर कहना चाहूंगा। अगर आप व्यंग्य लिख रहे हैं तो दोस्तों, एक तो इस बात पर ध्यान दीजिए कि आप किस पर व्यंग्य कर रहे हैं। कभी कमजोर पर व्यंग्य मत कीजिए। जी, बिल्कुल। व्यंग्य हमेशा ताकतवर पर किया जाना चाहिए। अगर एक गरीब अधनंगा आदमी सड़क पर केले के छिलके पर पांव रखकर फिसल गया है और वो गिर पड़ा है, तो वो व्यंग्य का विषय नहीं है। व्यंग्य आप उस पर कीजिए जिस मोटे आदमी ने केला खाकर छिलका बदतमीजी से सड़क पर फेंक दिया था। बिल्कुल। तो आपकी सहानुभूति हमेशा वंचित के साथ होनी चाहिए। दूसरा, आप व्यंग्य कर रहे हैं, गाली नहीं दे रहे हैं, लठ नहीं मार रहे हैं, इस बात को मत भूलिए। आपका व्यंग्य ऐसा होना चाहिए कि जिस पर व्यंग्य कर रहे हैं वो भी तिलमिला भी जाए और फिर भी कहे, वाह
क्या बात कही है। क्या? और ये तभी संभव होगा जब आप बहुत सारे व्यंग्यकारों को, उस्ताद व्यंग्यकारों को पढ़ेंगे और उसे अपने जीवन में ढालेंगे। बस मुझे इतना ही कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दुर्गा प्रसाद अग्रवाल जी, आप जी। हमारे इस कार्यक्रम में आए। बिल्कुल, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और ये आपकी विनम्रता है कि आप कह रहे हैं कि मैं इतना भी बड़ा नहीं हुआ कि यंग लोगों को कुछ कह सकूं, लेकिन आपने जिस विनम्रता के साथ जो दो मूल मंत्र दे दिए हैं कि व्यंग हमेशा ताकतवर पर किया जाता है, और साथ ही जो आपने बताया कि कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना, लठ नहीं मार रहे हैं हम, मुझे लगता है कि ये दो जो मूल मंत्र हैं अपने आप में काफ़ी हैं। वो उन नए लोगों के लिए जो लिख रहे हैं और जो सीखना चाहते हैं, जो इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमारे लिसनर्स में से जो भी कोई ऐसे हैं जो व्यंग विधा में लिखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आज का शो मुझे लगता है कि उनके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। आपने इस शो से काफ़ी सारी चीज़ें ली होंगी। और दुर्गा प्रसाद जी अग्रवाल से हम, क्योंकि प्रभात जी कह रहे हैं कि बहुत सारे सवाल इनके बाकी रह गए हैं, हम बिल्कुल चाहेंगे कि भविष्य में हम दोबारा आपसे बातचीत कर पाएँ, आपसे जुड़ पाएँ। थैंक यू सो मच, आप हमारे स्टूडियो में आए। हमारे लिसनर्स को मैं बता दूं कि हमारी फेसबुक आईडी है बॉक्स एफएम नाम से, हमारी इंस्टाग्राम आईडी है boxfm_radio नाम से। तो हमारे सोशल मीडिया पर हमें फॉलो करें, बिकॉज इट्स योर रेडियो, योर स्टेशन। फिलहाल वक्त हो गया है व्यंग के रंग प्रभात के संग शो को अलविदा कहने का। फिलहाल के लिए मैं जाती हूँ। आप सुनते रहिए बॉक्स एफएम, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए और मजे करते रहिए।